Squad. So today we are going to do chapter 3, that is Contemporary South Asia, lecture 2. Now, chapter 2, lecture 2, Ethnic Conflict and Democracy. Sri Lanka, the island success. Top Squad 2026-27 session. So let's go on now. What's in the store today? Means what we are going to study today. Recap. पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ट्रिम्स जो भी हमने yesterday लेक्चर 1 में पढ़े थे उन सब का रिकैप हम आज करें. श्रीलंका origins फ्रॉम सीलियन. श्रीलंका को हम पहले सीलियन भी सेलोन भी हम बोलते थे. ठीक है. टू रिपब्लिक. द डिवाइड सिन्हाला वर्सेस तमिल स्ट्रगल था. इसमें मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका और इंडिया में जब से श्रीलंका और इंडिया को फ्रीडम मिली, देखो इंडिया को फ्रीडम मिली 1947 में. 15 अगस्त 1947 में इंडिया गॉट फ्रीडम, बट श्रीलंका गॉट फ्रीडम इन 1948. 1947 में इंडिया को मिली, 1948 में किसको मिली? श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली. अब मैंने आपको बताया कि जब से श्रीलंका और इंडिया को फ्रीडम मिली है तब से इंडिया और श्रीलंका में डेमोक्रेसी रही है. सो व्हाई वी आर स्टडीइंग श्रीलंका नाउ? हम इसलिए पढ़ रहे हैं श्रीलंका क्योंकि उधर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे. डेमोक्रेसी के बेसिस पे नहीं, वहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुए थे दो रीजन्स को लेकर. एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मतलब बिटवीन टू कम्युनिटीज, क्या बोल सकती हूँ, बिटवीन टू कम्युनिटीज देयर इज कॉन्फ्लिक्ट on the basis of caste, race, sex, religion, etc. So ये होता है कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट. इंडियाज इंटरवेंशन, इंडिया ने इंटरवेंट किया, जैसे हमने उसमें पढ़ा था लेक्चर 1 में बांग्लादेश के केस में कि इंडिया ने इंटरवीन किया. तो वैसे इसमें भी इंडिया ने इंटरवीन किया. क्यों? क्योंकि तमिल्स जो थे ना वो इंडिया से ही माइग्रेट होकर श्रीलंका में गए थे. तो वो इंडियंस थे, भारतीय थे वो. तो भारतीय को बचाना हमारी गवर्नमेंट का काम है. तो भारतीयों को बचाना हमारी गवर्नमेंट का काम है. ठीक है. भारतीय होते हैं. ठीक है. तो इकोनॉमिक फीट्स, HDI लीडरशिप. मास्टर टेस्ट 40 marks board challenge. So let's start. What's in the store today? We have studied. Now, what we recap of lecture 1 essentials. पाकिस्तान साइकिल ऑफ मिलिट्री हमने देखा. पाकिस्तान में क्या क्या देखा हमने? पहले देखा जनरल आयुब खान, जनरल याह खान, जियाफर अली भुट्टो. 1971 से 77 तक वो रहा. फिर उसके बाद आया जिया उल हक. फिर उसके बाद 1982 ऑनवर्ड्स डेमोक्रेसी चली. तो कौन कौन आए? पहला आया वो बेनजीर भुट्टो. फिर आया नवाज शरीफ. ठीक है. नवाज शरीफ आया. फिर उसके बाद फिर से मिलिट्री रूल आ गया. तो कौन आया? जनरल परवेज मुशर्रफ आए. ठीक है. और फिर 2008 तक, मतलब 2008 के बाद पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चालू हुई. मतलब 2008 से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आई. ठीक है. तो ऐसे ही मिलिट्री डेमोक्रेसी ऐसे चलता रहा पाकिस्तान में. अब अगर हम बांग्लादेश की बात करें, देखो मिलिट्री रूल को तो एक एक्सक्यूज चाहिए होता है कि मिलिट्री रूल. अब देखो लैक ऑफ डेमोक्रेसी क्यों थी वहाँ? लैक ऑफ डेमोक्रेसी क्यों फेल हो रही थी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में? इसलिए क्योंकि एक तो वहाँ पे सोशल डोमिनेंस था. क्या था कि बिजनेसमैन, एरिस्टोक्रेसी, लैंड ओनिंग, ये सारे जो लोग हैं. अब ये मिलिट्री रूल होगा तो मिलिट्री पैसे लेगी और इन सबको भी पैसे देगी. अब जब अगर डेमोक्रेसी आ गई तो पैसे क्या होंगे? पैसे हाथ से चले जाएंगे. तो वो लोग ये होने नहीं देंगे. तो इसलिए डेमोक्रेसी नहीं लाना चाहते थे. एक तो दूसरा ये था कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो गया था. ठीक है. इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो गया था. और तीसरा ये था कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो गया. तीसरा लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट. कोई पीछे से सपोर्ट देने वाला नहीं. तो इसलिए वीकेंड हो गई थी सिविल
वीकेंड हो गई थी डेमोक्रेसी, और इसलिए डेमोक्रेसी नहीं आ पाई पाकिस्तान में। अब अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो देखो, बांग्लादेश जो था वो दिसंबर 1971 के बाद बांग्लादेश का बर्थ हुआ। तब उसने बिफोर 1971 बांग्लादेश वॉज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान, जिसपे जो वेस्ट पाकिस्तान था वो डोमिनेट करता था ईस्ट पाकिस्तान को, ठीक है, वो डोमिनेट करता था हर चीज़ में, उसके लैंग्वेज में, उसके कल्चर में। तुम्हें उर्दू लैंग्वेज फॉलो करनी है, तुम्हें ये करना है, हर चीज़ में वेस्टर्न पाकिस्तान जो था वो डोमिनेट करता था ईस्ट पाकिस्तान को। तो एक शेख मुजिब उर रहमान आया, उसने प्रोटेस्ट किया किसके लिए? ईस्ट पाकिस्तान के लिए, कि उन्हें राइट्स चाहिए, उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल पावर चाहिए, ठीक है, डोमिनेंट नहीं चाहिए, मतलब डोमिनेट, उन्हें सप्रेस नहीं होना, ठीक है। तो इसने जब आवाज़ उठाई तो तब यहा खान जो था वो पावर में था। कौन पावर में था? यहा खान नहीं, हाँ, यहा खान जो था पावर में था। अब उसने शेख मुजिब उर रहमान को अरेस्ट करवा लिया, शेख मुजिब उर रहमान को अरेस्ट करवा लिया, ठीक है, शेख मुजिब उर रहमान को क्या करवा लिया? अरेस्ट करवा लिया। अब क्या हुआ? अब वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पे क्या की, को मिलिट्री भेजकर ठुश 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 ऐसे मिलिट्री भेजकर अपने ही लोगों को मारने लग गए। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड, वुमेन वर रेप्ड एंड पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान टू इंडिया। तो इसलिए इंडिया में रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स हो गई थी, और देखो, इंडिया में रेफ्यूजी प्रॉब्लम हुई नहीं थी, ये तो सिर्फ हमने बताया कि रेफ्यूजी प्रॉब्लम थी, पर वो नहीं था कि इंडिया ने, इसलिए इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ क्योंकि रेफ्यूजी प्रॉब्लम। नो, रेफ्यूजी प्रॉब्लम नहीं थी, ये हम तो बोलने को कह रहे हैं कि रेफ्यूजी प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम थी जिसमें जो देखो, जो चाइना है ना, जबकि जो पीएम थी अपनी इंदिरा गांधी थी, ठीक है, तो इंदिरा गांधी ना तो थोड़ा दूर का सोचती थी। तो उन्होंने सोचा अगर हम लोग ने ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट कर दिया तो और हम इसको बांग्लादेश बना देते हैं, ठीक है, तो ये बांग्लादेश बन जाएगा, तो इधर पाकिस्तान नहीं रहेगा, इधर बांग्लादेश बन जाएगा। तो हम इधर बांग्लादेश बनाते हैं, कल को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अगर इधर पाकिस्तान रहेगा तो पाकिस्तान से कैसे हेल्प लेंगे? पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है पाकिस्तान तो हमारा। तो इसलिए इंदिरा गांधी ने बहुत दूर की सोची और इसलिए ये इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ। ये रेफ्यूजी प्रॉब्लम तो एक ऐसा ही एक्सक्यूज है, एक इंडिया को बस वॉर में जाना था और जो ईस्ट पाकिस्तान का टुकड़े टुकड़े करके उसको बांग्लादेश में कन्वर्ट करना था। मेन मकसद तो ये था, ठीक है। अब क्या हुआ, जब बर्थ हुआ बांग्लादेश का दिसंबर 1971 में, जब वॉर एंड हो गया, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, वॉर एंड हो गया, तो एंड ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड उधर आ गया बांग्लादेश। अब जब बांग्लादेश फ्री हुआ तो बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश जब फ्री हुआ तो उसने पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी तीनों चीज़ थी। फिर 1945 में शेख मुजिब उर रहमान को ये हुआ कि भाई एक ना एक दिन तो मुझे कुर्सी पावर से हटना ही पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट कर दिया और खुद को प्रेसिडेंट बना लिया, ठीक है। खुद को प्रेसिडेंट बना लिया तो बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हुआ तो मिलिट्री ने उसको उड़ा दिया, असैसिनेशन कर दिया। फिर उसके बाद आया जिया उर रहमान आई। उसके बाद जब जिया उर रहमान आई, फिर से मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, उसको भी उड़ा दिया मिलिट्री ने। फिर हुआ जनरल एच एम इरशाद आए। जनरल एच एम इरशाद ने बोला, उसमें भी मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारी प्रोटेस्ट हुआ, सब हुआ। तो उसने
1990 में रिजाइन दे दिया। क्या दे दिया? रिजाइन दे दिया कि भाई अगर मैं रहा तो मुझे उड़ा दिया जाएगा, तो इसने रिजाइन दे दिया। और 1991 में वहां पे डेमोक्रेसी आ गई। तो द एस्पिरेशन ऑफ ऑल साउथ एशियंस, तो डेमोक्रेसी आ गई। मतलब हमने पहले इंडिया का पाकिस्तान का देख लिया हमने कि कैसे था, बांग्लादेश का देख लिया। अब हम श्रीलंका का देखेंगे। श्रीलंका, नेपाल का बाद में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। अभी पहले श्रीलंका का बड़ा है तो इसलिए थोड़ा श्रीलंका देखेंगे, ठीक है। तो लेक्चर टू स्टार्ट करें। रिपीटेड टॉपिक है, देख लेना। हिस्ट्री एट ग्लांस। इंडिपेंडेंस 1948 को मिली थी, अर्लियर नोन एज सीलोन। इसको पहले बोलते थे सीलोन और अभी बोलते हैं श्रीलंका, ठीक है। 1940, जैसे हमको 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, इनको 1948 में इंडिपेंडेंस मिली थी। स्टेबल पॉलिटिक्स, वन ऑफ द फ्यू नेशंस टू रिटेन डेमोक्रेसी कंटिन्यूड सिंस। देखो, डेमोक्रेसी 1948 से ही शुरू हो गई थी। जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिया और श्रीलंका में डेमोक्रेसी रही थी, ठीक है। फ्रीडम से ही डेमोक्रेसी रही थी और आज तक चल रही है। The challenge faced a serious ethnic conflict leading to successionist demand। मतलब एक अलग स्टेट, एक अलग नेशन की, कंट्री की बात कर रहा था वो। अब वो कौन कर रहा था वो हम देखते हैं आगे जाए। ओके, द एथनिक डिवाइड PYQ बोर्ड क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, कान ओपन योर ईयर्स, ओके, ओपन योर ईयर्स। नाउ द एथनिक डिवाइड, टू मेन कम्युनिटीज, दो मेन कम्युनिटीज के बीच में हो रहा था। एक तो सिन्हाला और एक तो तमिल। सिन्हाला मेजॉरिटी में थे और तमिल जो थे माइनॉरिटी में थे। जो तमिल थे वो इंडिया से भाग कर, मीन्स माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, श्रीलंका गए थे और वहीं उन्होंने वहीं सेटल हो गए, ठीक है। तो आपको पता है कि मेजॉरिटी लोग माइनॉरिटी पे डोमिनेट करते हैं। तो अब सिन्हाला ने बोला कि भाई, सिन्हाला ने क्या बोला कि दिस श्रीलंका बिलोंग्स टू ओनली सिन्हाला कम्युनिटी, नो तमिल्स आर अलाउड। तो इसलिए जो सिन्हाला जो थे वो मेजॉरिटी ग्रुप में थे, तो क्लेम टू बी द सन्स ऑफ द सॉइल। जो सिन्हाला ने, उन्होंने बोला कि वी आर द सन्स ऑफ द सॉइल, मीनिंग कि हम वी बिलोंग टू श्रीलंका, the Sinhala community only belongs to the Sinhala community people, only belongs to Sri Lanka. This is our soil, not Tamil, not yours. So तो इसको यहाँ से चले जाओ। तो तमिल क्या चाहते थे? तमिल एक दूसरा स्टेट चाहते थे उनके लिए। तो अब क्या हुआ? अब तमिल ने क्या बोला? तमिल तो माइनॉरिटी में थे। तमिल बोल रहे थे कि भाई हम लोग यहाँ पे बरसों से रह रहे हैं, तो हम भी सन्स ऑफ द सॉइल हैं। हम मतलब क्या बोलूँ, हाँ, हम भी सन्स ऑफ द सॉइल हैं। हम भी इधर बहुत सालों से रह रहे हैं, तो हम भी श्रीलंका से उतना ही प्यार, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं जितना तुम लोग करते हो। तो हम भी श्रीलंका में ही रहेंगे। तो आपको पता है मेजॉरिटी पे माइनॉरिटी सप्रेस करती है माइनॉरिटी को। तो देखो, तमिल ने देखो ये बोला, माइनॉरिटी ग्रुप माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया सम ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल के वजह से वो माइग्रेट हो गए। सेटल्ड इन नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट में सेटल्ड हो गए। श्रीलंका में ये लोग सेटल हो गए आकर। तो इन दो मेन कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई थी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था। तो मेजॉरिटेरियन पॉलिसी, अब देखो मेजॉरिटेरियन, आपको पता है कि मेजॉरिटी का रूल चलता है। तो सिन्हाला ने क्या बोला? देखो, श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948 एंड रिमेन डेमोक्रेटिक। देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? हम क्यों पढ़ रहे हैं? देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? उसमें एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट आया था, जिसमें हुआ था, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मीन्स बिटवीन टू कम्युनिटीज देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑन द बेसिस ये क्या था? ये वो था, एक मिनट, हाँ अब सुनो। जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, हाँ, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बता रही थी। तो बिटवीन टू कम्युनिटीज देयर इज कॉन्फ्लिक्ट
ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन्स एक्सेट्रा। सो ये होता है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यही कारण था और यही डिमांड, एक रीजन जो था डिमांडेड फॉर सक्सेशन बाय वन रीजन। क्यों? क्योंकि सक्सेशन मतलब एक अनदर कंट्री, एक अनदर नेशन के लिए वो लोग डिमांड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो सिन्हाला थे वो मेजोरिटी में थे और जो तमिल थे वो माइनॉरिटी में थे। तो वो जो सिन्हाला लोग हैं वो तमिल्स को क्या कर रहे थे? सप्रेस कर रहे थे, क्योंकि तमिल्स जो थे वो माइनॉरिटी में थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ? जो सिन्हाला थे, सिन्हाला नेशनलिस्ट ने बोला, मतलब सिन्हाला कम्युनिटी ने बोला कि गवर्नमेंट शुड नॉट गिव तमिल्स कंसेशंस। मतलब तमिल को ना कि राइट टू एजुकेशन, रिलीजन, लैंग्वेज कुछ नहीं होना चाहिए। तमिल के पास कोई राइट नहीं होनी चाहिए जब तक वो श्रीलंका में है। तो सिन्हाला कम्युनिटी ने बोला नो कंसेशंस टू तमिल, मीन्स नेग्लेक्ट तमिल्स, तमिल की लैंग्वेज नेग्लेक्ट की, उनका रिलीजन, उनके कंसर्न्स, हर चीज नेग्लेक्ट की। तमिल जो थे वो नेग्लेक्ट किए जा रहे थे श्रीलंका में। ठीक है, क्यों? श्रीलंका वो सिन्हाला कम्युनिटी चाहती थी कि श्रीलंका सिर्फ उनका, जो ये सॉइल है वो सिर्फ उनकी है, वो बिलोंग्स टू सिन्हाला कम्युनिटी, नॉट तमिल्स। ओके, सो द तमिल्स वर नेग्लेक्टेड। नाउ अब जब तमिल्स नेग्लेक्ट हो रहे थे, अब गवर्नमेंट उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही थी, तो उनको ना कि कोई राइट मिल रही थी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? दिस रिजल्टेड इन 1983 उन्होंने LTTE बनाया। LTTE का फुल फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ईलम मतलब एक सेपरेट कंट्री, सेपरेट स्टेट। ठीक है, तो क्या हुआ कि रिजल्टेड इन मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म फ्रॉम 1983। 1983 में उन्होंने एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था लिबरलाइजेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। LTTE। ठीक है, उन्होंने वो बनाया। ये आर्म स्ट्रगल था। LTTE मतलब एक आर्म स्ट्रगल, उन्होंने वेपन्स उठा लिए थे, हथियार उठा लिए थे और ये तमिल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये डिमांड कर रहे थे फॉर तमिल ईलम, मतलब एक अलग से स्टेट तमिल के लिए, कंट्री तमिल के लिए। ठीक है, तो मैंने अब देखो एक्सपेक्टेड सेक्शन है ये LTTE। तो LTTE, बर्थ ऑफ LTTE मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। 1983 में LTTE fought an armed struggle with श्रीलंकन आर्मी। जो 1983 में क्या हुआ? LTTE बना, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना। LTTE क्या है? एक आर्म स्ट्रगल है, वो डिमांड कर रहा है फॉर तमिल ईलम, एक तमिल के लिए अलग सा स्टेट बनाने के लिए, तमिल ईलम अलग सी कंट्री। ठीक है, तो फ्रॉम 1983 LTTE fought an armed struggle with the श्रीलंकन आर्मी। उन्होंने एक आर्म स्ट्रगल किया श्रीलंकन आर्मी से। वो सिन्हाला लोग, जो सिन्हाला की कम्युनिटी वो तमिल्स को मार रही है, तो तमिल्स की कम्युनिटी वो सिन्हाला को मार रहा है। तो ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, मारते जा रहे हैं। उनका गोल एक ही था कि उनको एक सेपरेट कंट्री चाहिए थी फॉर तमिल्स। उनका गोल यही था, LTTE का गोल ये था, अ सेपरेट कंट्री फॉर तमिल्स कॉल्ड तमिल ईलम इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, कॉल्ड तमिल ईलम इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, सो गोल क्या था उनका? गोल यही था, मकसद यही था कि LTTE का मकसद यही था कि अ सेपरेट कंट्री फॉर तमिल कॉल्ड तमिल ईलम इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, क्योंकि तमिल जो लोग थे वो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में ही थे। ठीक है, गोल यही था कि टू वांटेड अ सेपरेट कंट्री या वांटेड तमिल ईलम इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक तमिल कंट्री बन जाए, तमिलनाडु।
इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंडियाज इन्वॉल्वमेंट। अब इंडिया इन्वॉल्व होने लगी, क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेशर बनाने लगे ये लोग। और इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इसलिए हुआ, क्योंकि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इसलिए हुआ वहाँ पे क्योंकि तमिल जो थे वो इंडिया से माइग्रेटेड होकर श्रीलंका आए थे। तो भारतीय, अब तमिल्स भी तो भारतीय हो गए ना, क्योंकि इंडिया से माइग्रेट होकर आए थे श्रीलंका। तो अब भारतीय लोगों को मारा जा रहा है, तो भारत इंडिया का वो बनता है कि भाई वो भारतीय लोगों को बचाए, उनके इंटरेस्ट को समझे, उनके कंसर्न्स को समझे और वो उनको बचाए। तो इसलिए यहाँ से जो पीएम है राजीव गांधी, तब के पीएम जो थे वो राजीव गांधी थे, और उधर के प्रेसिडेंट जो थे वो थे जयवर्धनी। हाँ, जयवर्धनी उनके प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी थे। ठीक है, तो उन्होंने अब इंडिया इस पे प्रेशर बनाया कि भाई इंडिया को इन्वॉल्व होना चाहिए। तो प्रेशर एट होम, तमिल्स इन इंडिया, तमिलनाडु प्रेशर द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट श्रीलंकन तमिल्स। वो चाहते थे तमिल इंडिया के पीपल पे प्रेशर बना रही थी कि भाई श्रीलंकन तमिल्स को बचाओ, जो श्रीलंकन तमिल्स मर रहे हैं उनको बचाओ। तो प्रेशर एट होम, क्योंकि होम तो इंडिया ही था ना। तमिल्स इन इंडिया, तमिलनाडु प्रेशर, जो तमिलनाडु था वो उस पर प्रेशर बनाता था कि भारतीय लोगों को बचाओ, भारतीय लोगों के इंटरेस्ट को बचाओ। तमिल्स इन इंडिया, तमिलनाडु प्रेशर द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट श्रीलंकन तमिल्स। स्ट्रैटेजी क्या थी? इंडिया ट्राइड टू नेगोशिएट बिटवीन द टू ग्रुप्स। अब जब ये इंडिया, राजीव गांधी थे, देखो तब तो बाउंड्रीज बनी नहीं थी, तो ऐसे भी आए जा सकते, जो भी माइग्रेट होना है जिसको होना सकते, तो बाउंड्रीज इतनी एक्यूरेट नहीं बनी थी तब के समय पे। ठीक है, आज के समय पे तो बहुत बन गई है, मतलब आज के समय तो बन गई है, तो तब के समय पे बाउंड्रीज इतनी मतलब बनी नहीं थी, तो कोई भी माइग्रेट हो सकता था, कोई उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब राजीव गांधी गए वहाँ उनके प्रेसिडेंट जयवर्धनी से मिलने, और उनसे उन्होंने बोला कि देखो, उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला देखो LTTE मतलब तमिल्स भी आपको नहीं मारेंगे और ना कि सिन्हाला कम्युनिटी हमको मारेगी, तो हम भी तुम लोगों को नहीं मारेंगे, तुम लोग भी हमें नहीं मारो। ठीक है, तो ये इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया, उसका नाम था श्रीलंकन अकॉर्ड और राजीव गांधी एंड जयवर्धन अकॉर्ड। ठीक है, ये दो नाम थे, क्या थे? एक तो श्रीलंकन अकॉर्ड, एक तो राजीव गांधी एंड जयवर्धनी अकॉर्ड, उसका नाम ये था। एग्रीमेंट जो हुआ उसका नाम ये था। 1987 में ये एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेशर बनाया पीपल ऑफ इंडिया में, इंडिया के पीपल पे प्रेशर बनाया तमिल्स ने, तो जिससे राजीव गांधी ने एग्रीमेंट साइन किया विथ श्रीलंका, उसको नाम क्या दिया? अकॉर्ड। नाम उस एग्रीमेंट का नाम था श्रीलंकन अकॉर्ड या राजीव गांधी एंड जयवर्धन अकॉर्ड। ठीक है, उसका नाम ये था। तो 1987 पे ये साइन हुआ, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विथ श्रीलंका एंड सेंट ट्रूप्स, मतलब इंडिया ने ये साइन किया, राजीव गांधी ने साइन किया अकॉर्ड, एग्रीमेंट साइन किया, और इंडिया ने अपने ट्रूप्स भेजे श्रीलंका में, आर्मी भेजी श्रीलंका में। वो आर्मी क्या थी? IPKF मीन्स इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई श्रीलंका में। उनका काम क्या था? उनका काम सिर्फ इतना था, पीस मेंटेन करना, जो भी पहले अटैक करेगा उसको धड़ धड़ उड़ा देना। जो भी, अगर तमिल्स पहले अटैक, मतलब अगर सिन्हाला कम्युनिटी पहले अटैक करती तो उनको धन धन कर देना, और अगर तमिल्स पहले अटैक करते तो धन धन को कर देना। तो मतलब पीस मेंटेन करने का काम था इनका, तो इनका इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का। ठीक है, अब IPKF इंटरवेंशन मिशन स्टेबलाइज रिलेशंस बिटवीन श्रीलंका एंड तमिल, श्रीलंका और तमिल के बीच में अच्छे रिलेशंस बनाना
पीस रखना इनका ये काम था। फेलियर, इंडियन आर्मी एंडेड विथ फाइटिंग अप विद दी LTTE। क्यों? क्योंकि देखो अब क्या हुआ था, उन्होंने, राजीव गांधी ने ये भी बोला था कि तमिल्स को भी ना, तमिल्स के मतलब जब इलेक्शंस कंडक्ट होंगे ना, तो तमिल्स को भी रिप्रेजेंटेटिव बनाना, उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल फेयर अपॉर्चुनिटीज देना, एजुकेशन मतलब उनको राइट्स देना, तो हर चीज़ वो करना, इलेक्शंस में उनको खड़े होने देना, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल पावर देना। ठीक है भाई, अब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ना कि इलेक्शंस कंडक्ट हुए। तो अब LTTE ने अपना पेशेंस लेवल खो दिया और LTTE ने अटैक करना शुरू कर दिया। अब जब LTTE ने अटैक करना शुरू कर दिया, तो जो पीस कीपिंग फोर्स थी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी, अब उन्हें LTT को ही मारना पड़ गया, उन्हें अपने ही भारतीय को अपने हाथों से मारना पड़ गया। क्यों? क्योंकि उस अकॉर्ड के तहत, उस एग्रीमेंट के तहत उनको ही मारना पड़ गया। ठीक है, और फिर LTTE को वापस बुला लिया 1989 में। 1989 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पुल्ड आउट फ्रॉम श्रीलंका, वापस बुला लिया उनको श्रीलंका से। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी एंडेड विद फाइट, जिसको वो बचाने गए थे उससे ही वो लड़ने बैठ गए, बिकॉज वो एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके लिए, उसके तहत वो उनसे ही लड़ने बैठ गए। ठीक है, तो इसलिए 1989 में उनका गोल अचीव नहीं हो पाया और वो वापस आ गए। तो जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी, दैट वाज रिटर्न बैक टू इंडिया। ठीक है, तो ये इसमें यही लिखा है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि स्टेबलाइज रिलेशंस, मिशन यही था, स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन श्रीलंका एंड तमिल्स। फेलियर हो गया, इंडियन आर्मी एंडेड, अब फाइटिंग द LTTE, वो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम से उनको फाइट करने को दिया। क्यों? क्योंकि अटैक उन्होंने पहले शुरू कर दिया। रिएक्शन, श्रीलंकन्स रिजेंटेड इंडियाज प्रेजेंस एज इंटरफेरेंस इन देयर इंटरनल अफेयर्स। इंडिया ने उनके इंटरनल अफेयर्स पे काम किया, तो इसलिए वो थोड़ा नाराज हो गए। विड्रॉल पुल्ड आउट इन 1989 विदाउट अचीविंग गोल्स, वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाए और वापस बुला लिए गए 1989 में। तो इंडिया से श्रीलंका भी थोड़ा नाराज हो गया और तमिल्स भी थोड़े नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया का पर्सपेक्टिव, राजीव गांधी का पर्सपेक्टिव तो एकदम, इंटेंशन एकदम क्लियर थी। इंटेंशन एकदम क्लियर क्या थी? कि हमें श्रीलंकन तमिल्स को बचाना है, हमें श्रीलंकन तमिल्स को बचाना है और अच्छी रिलेशनशिप बैठानी है बिटवीन श्रीलंका एंड तमिल्स। ठीक है, तो उनका ये गोल फेल हो गया। और श्रीलंका ने क्या सोचा? श्रीलंका ने सिन्हाला कम्युनिटी ने ये सोचा कि हमारे देश में जो भी हमारे इंटरनल अफेयर्स थे उसमें दूसरी आर्मी घुसी। इंडिया की आर्मी ने श्रीलंका पे इंडिया के ट्रूप्स, जो इंडिया की आर्मी थी वो श्रीलंका में घुसी और LTT को मारने लग गई। तो मतलब वो ये सोच रहे थे कि इंटरनल अफेयर्स में जो हमारे श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स थे उसमें इंडिया का इंटरफेरेंस है। तो इसलिए वो भी, श्रीलंका भी थोड़ा सा नाराज हुए। तमिल कैसे नाराज हुए? कि उन्होंने बोला कि ये तो खुद के ही लोगों को मार रहे, खुद के ही भारतीयों को मार रहे। तो उससे भी थोड़ा तमिल्स भी इंडिया से गुस्सा हुए और थोड़े श्रीलंकन भी इंडिया से गुस्सा है। पर इंटेंशन तो अपना सेम था, इंटेंशन तो अपना क्लियर था कि हमें LTTE को, तमिल्स को बचाना है और अच्छी रिलेशनशिप बतानी है श्रीलंका और तमिल्स के बीच में और पीस क्रिएट करना है। वो तो क्लियर था अपना, पर हो कुछ उल्टा गया। दोनों तरफ नाराज हो गए, श्रीलंका भी अपने से नाराज, तमिल भी अपने से नाराज हो गए। ठीक है, तो एंड ऑफ द एरा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है उसमें जो भी LTTE के मेंबर्स हैं उन सबको मार दो, मतलब
कुछ ही LTTE के मेंबर्स थे, बाकी वो तमिल्स को रिप्रेजेंट करते थे, तो कुछ ही LTTE में थे। तो सिर्फ उन लोगों को मानना है जो LTTE में है, जिन्होंने वेपन्स उठाया है, उन लोगों को नहीं जिन्होंने वेपन्स नहीं उठाए, ठीक है। तो 2009 में द LTTE वॉज वैनिश्ड बाय श्रीलंकन फोर्सेस। श्रीलंकन फोर्सेस ने LTTE को पूरा खत्म कर दिया 2009 तक। तो ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, द एंडेड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंडेड आफ्टर 26 ईयर्स। 26 ईयर्स के बाद ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ है। सोच लो, 26 ईयर्स के बाद आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ है। पाथ टूवर्ड नेशनल रिकॉन्सिलिएशन बिगैन। मतलब अब अगर आप देखोगे तो श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी भी है और तमिल्स भी हैं, तो वो अच्छे से रह रहे हैं, उनको अच्छे से कंसेशंस मिल रहे हैं, उन्हें हर चीज़ का राइट है, तमिल को हर चीज़ का राइट है, किसी से वो डिप्राइव्ड नहीं है, तो अच्छे से वो रह रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। कार्टून इंटरेक्शन, कार्टून दिया ही नहीं है, इंटरेक्शन कैसे करेंगे? कार्टून दिया ही नहीं है। फिर से रुक जाओ 1 मिनट, मैं बुक कहाँ है मेरी? बुक लेके आती हूँ, फिर बताती हूँ। 2 मिनट रुकना बस। ये देखो, ये रहा, दिख रहा है? ये रहा लायन, ठीक है। तो ये सिंबलाइज क्या कर रहे हैं? जो लायन है, लायन ही है ना? नहीं, ये लायन है, ये रहा, ठीक है, ये लायन है। तो ये क्या सिंबलिज्म कर रहा है कि लायन जो है, दिख रहा है आपको? हाँ। तो लायन रिप्रेजेंट द सिन्हाला मेजोरिटी। जो लायन है वो सिन्हाला मेजोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो टाइगर दिख रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है LTTE के मिलिटेंट्स को। LTTE को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? टाइगर LTTE को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो लायन है, ये लायन है ना? हाँ, ये लायन है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिन्हाला कम्युनिटी, क्योंकि मेजॉरिटी में है इसलिए लायन माना है, और तमिल जो है वो माइनॉरिटी में, इसलिए उसको टाइगर बोला है। और LTTE है तो टाइगर आ रहा है, तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिनम, तो उसमें टाइगर है, तो इसलिए इसको तमिल को टाइगर से रिप्रेजेंट किया है। और इधर एक वो खड़ा है, प्रेसिडेंट है। ये कौन प्रेसिडेंट है? वो है क्या बोल सकते, उसका नाम क्या है? जयवर्धनी, ठीक है, जयवर्धनी है प्रेसिडेंट। और यहाँ पे ये सिन्हाला है, और ये क्या है? ये तमिल है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट राजपक्षा और कुमारटुंगा वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके बीच में, ये जो सिन्हाला और तमिल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छी हो जाए और पीस मेंटेन हो। तो क्या करें? ट्राइंग टू बैलेंस बोथ, सिन्हाला और तमिल्स को, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वाइल वॉकिंग अ टाइट रोप ऑफ पीस। मतलब ये पीस का टाइट रोप है कि पीस मेंटेन करो तुम दोनों, तो इसलिए ये लोग, समझ में आया इसका मतलब? ठीक है, अब आगे बढ़े तो इकोनॉमिक मिराकल्स, बोट फोकस। देखो, लिबरलाइजेशन, फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी। मीन्स पहली कंट्री थी श्रीलंका, the first country in South Asia to liberalize its economy, ठीक है, फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी, ठीक है। ग्रोथ registered considerable economic growth despite a civilian war। देखो, ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी हो रही थी, चाहे वॉर चल भी रहा था, पर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी। श्रीलंका की ग्रोथ GDP बहुत अच्छी है, इसमें बहुत पॉपुलेशन भी वेरी हाई, मोस्ट सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ पॉपुलेशन। श्रीलंका वॉज मोस्ट सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ, GDP की ग्रोथ इसमें बहुत अच्छी हुई है, श्रीलंका में हाई हुई है, और ह्यूमन डेवलपमेंट में भी हाई था। मीन्स इसमें हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, हर चीज़ परफेक्ट है, हर एक इंसान एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो सोशल हाइज, एंड इसमें ये श्रीलंका वॉज द फर्स्ट टू फॉलो LPG मॉडल। LPG मॉडल को फॉलो कर रहा था श्रीलंका, तो ये पहला देश था, ठीक है। एडिशनल नॉलेज, ये बाहर की नॉलेज है, ये बुक से रिलेटेड नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो 2022 इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे,
तो 2020 मतलब इससे ही टॉपिक से ही रिलेटेड है, बस बाहर की है कि थोड़ा बाहर का सोचो। तो द 2022 इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू डेप्थ, कोविड-19 हुआ था याद हो तो, एंड पॉलिसी एरर, श्रीलंका फेस इट्स वर्स्ट क्राइसिस। मतलब श्रीलंका ने 2022 में फेस किया है वर्स्ट क्राइसिस, ठीक है। ग्लोबल फैक्ट, डिस्पाइट दिस श्रीलंका तभी भी, मतलब इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जीडीपी भी बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है, श्रीलंका ने पॉपुलेशन को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया है, और श्रीलंका वॉज द वन हु फॉलोड द एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो HDI रैंक में आया है, इज ऑफन सिग्निफिकेंटली हायर देन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो उसका HDI रैंक है वो हायर है इंडिया और पाकिस्तान से श्रीलंका का। तो सोचो, कोविड-19 में इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका ने झेले थे, तभी भी वो HDI रैंक में आगे है इंडिया और पाकिस्तान से। इट्स अ रियली वेरी नाइस थिंग, एंड दिस वाज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये नहीं आएगा, बस मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे क्राइसिस श्रीलंका में हुए थे, ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, तो वैसे ही 2022 में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं, ठीक है। तभी भी श्रीलंका ने ग्रो करना नहीं छोड़ा, ग्रो करती गई करती गई करती गई, और उसकी HDI रैंक इज हायर देन दी इंडिया एंड पाकिस्तान रैंक। सो ये रिवीजन टाइमलाइन है। इस रिवीजन टाइमलाइन में अगर मैं बताऊं तो देखो, इसमें सिर्फ इंडिया और सॉरी, जो हमने अभी बांग्लादेश का पढ़ा वो सब इसमें लिखा हुआ है कि LTT फॉर्म हुआ 1983 में, पहले 1987 में राजीव गांधी एंड वो जयवर्धनी अकॉर्ड साइन हुआ। तमिल्स ने प्रेशर बनाया पीपल ऑफ इंडिया, तो जिससे राजीव गांधी और जयवर्धनी अकॉर्ड साइन हुआ, और जिससे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इधर आई, श्रीलंका आई, और वहाँ पे वो अपना गोल वो अचीव नहीं कर पाई, 1989 में वो चली गई। गोल क्या था कि LTTE को बचाना है, तमिल्स को बचाना है, और रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल्स। तो वो नहीं कर पाए, वो फेल हो गए, और वापस आ गए 1989, वापस बुला लिया गया। और हाँ, एक और चीज़ अगर मैं बताऊं तो इंडिया लॉस्ट देयर प्राइम मिनिस्टर। राजीव गांधी को इंडिया ने खो दिया था। क्यों? क्योंकि देखो, ऐसा बोला जाता है या किया जाता है, मुझे कहीं से पता चला है, या मतलब एक मूवी भी है, मुझे लग रहा है उसमें ये है, बताया गया या नहीं आप देख के बताना। उसमें हमने अपने PM को खो दिया था। जब राजीव गांधी जयवर्धनी से मिले थे, अकॉर्ड साइन हुआ था, तो जब वो वहाँ रहे थे तो इस इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के साथ रहे थे वहाँ पे, तो हुआ क्या था, मतलब इन्होंने तमिल्स ने ही, LTT का बहुत बड़ा हाथ है राजीव गांधी को मारने में, क्योंकि LTT की फोर्स ने एक वुमेन को भेजा था, उसने उसने जब वो राजीव गांधी के पास आई थी तो उसने पूरा बॉम्ब सेटअप करा था अपनी बॉडी पे। तो जैसे ही उस बॉम्ब का जब उसने बटन दबाया तो वो तो गई, और उसके सामने राजीव गांधी थे तो वो भी उड़ गए, वो भी मर गए, तो वो भी अटैक में मर गए, एंड असैसिनेशन हो गया उनका भी, एंड वी लॉस्ट आवर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, जो उनके लिए ही, LTTE के लिए ही अच्छा सोच रहे थे, अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, उनको ही उन्होंने उड़ा दिया। LTTE का इसमें बहुत बड़ा रोल है। राजीव गांधी मतलब इंडिया के PM को, मतलब इंडिया ने अपने PM को खो दिया, राजीव गांधी को। सो ये थोड़ी दुख की बात थी, पर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। Now, master backlog test, MP board pattern, 40 marks, covers chapter 1, 2, 3, book 1 and 2. So, which agreement ended the 1971 Indo-Pak war? तो इसमें आपको शिमला एग्रीमेंट था ये,
जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था ना दिसंबर 1971 में, तो शिमला एग्रीमेंट जो था वो साइन किया गया था। तो इसलिए विच एग्रीमेंट किसका एंड हुआ? तो शिमला एग्रीमेंट का एंड हुआ। LTT was vanished in which year? LTT was vanished in 2009। LTT को खत्म कर दिया था, वैनिक्विश्ड कर दिया था 2009 में। Who was the architect of India's foreign policy? B. Jawaharlal Nehru। The open door policy was announced by, open door policy किसने अनाउंस की थी? Deng Xiaoping। Very nice, very very nice, very nice। Section B fillers। Sri Lanka gained independence in the year, श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिली थी। The full form of LTTE is, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि LTTE का फुल फॉर्म क्या था बिना आगे देखे। The first 5-year plan of India focused on agriculture। Very nice। The Berlin Wall fell in the year 1989। Dash is known as the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel। True or false? India sent IPKF to Sri Lanka in 1987। True। ओके अच्छा, मैं नहीं बताऊंगी, अब आगे आप करना, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान लेड दिस अवामी लीग। नीति आयोग was established in 1950। Japan is the largest contributor to the UN budget। Sri Lanka was earlier known as Ceylon। Answers, please। So this is the match for the following. Do the match the following। This is the questions expected 2027 26-27। देख लो इस क्वेश्चन को, आएगा, मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। ये देखो क्या है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सन्स ऑफ द सॉइल इन श्रीलंका। जो श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में सिन्हाला कम्युनिटी बोला था ना, सन्स ऑफ द सॉइल, उसका मतलब क्या है वो बताना है। Why did IPKF मतलब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स फॉल इन श्रीलंका, फॉल क्यों हुई वो बताना है। एनालाइज द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका एंड एक्सप्लेन हाउ इट हैज मेंटेन डेमोक्रेसी। वॉर चल रही थी पर उसने डेमोक्रेसी को कैसे मेंटेन किया वो बताना है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट की मदद से भी आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है आंसर्स, ये आंसर की है, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर पॉइंटर्स में ये फर्स्ट इन श्रीलंका essay to liberalize economy, trade boom, focus on social indicators, high literacy, health, resilience, institution didn't collapse during war, institutions collapse नहीं हुए थे during war, successful population policy, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। Today's takeaway, Sri Lanka is equals to model for human development plus stable democracy despite ethnic war। ethnic war चल भी रहा था, तभी भी क्या हुआ, तभी भी डेमोक्रेसी रहा, वहां पे डेमोक्रेसी रही। Indian peacekeeping force mission was a lesson in non-interference। ये लेसन था कि हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, पर इंटरफेयर हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे भारतीयों को वहां पे मारा जा रहा था, उनके इंटरेस्ट को वहां पे तोड़ा जा रहा था, तो इसलिए हमें तो एक्शन लेना ही था। 2009 मार्क द एंड ऑफ मिलिटेंट नेशनलिस्ट, मतलब LTTE का एंड हो गया 2009 में। थैंक यू, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। द माइंड इज नॉट अ वेसल टू बी filled but a fire to be kindled। See you in lecture 3, Nepal and Maldives। Love you all. Bye bye guys, and don't forget to like, share, subscribe my channel. If you have any doubt in any topic or in any question, just ask in the comment section and give me the answers of true, false, match the following and the full form of LTTE। So bye bye guys, love you all, and don't forget to like, share, subscribe my channel, and I will meet you in lecture 3, Nepal and Maldives। Bye bye guys, subscribe it, okay, bye bye।